नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। गांव देहात पर बरसेगी बजट की सौगात, गन्ना किसानों को खाते में रकम से मदद, प्राइस पूलिंग में पारदर्शिता का प्रयास, कृषि में कम लागत व ज्यादा पैदावार पर जोर, फिर चमकेगा भदोही का कालीन उद्योग और हांगकांग का पोल्ट्री बाजार खुला। अब कृषि समाचार विस्तार से। ग्रामीण इलाकों में खपत में कमी और देहात में पसरती बेचैनी परेशानी से सरकार भी अच्छी तरह से वाकिफ है। इन इलाकों में नई जान फूंकने के लिए सरकार 2016-17 के बजट में सिंचाई, ग्रामीण सड़कों, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और खेती से जुड़े कार्यक्रमों के लिए भारी भरकम रकम आवंटित कर सकती है। अधिकारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और अगले 3 साल में सभी 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने जैसी प्रमुख सरकारी योजनाओं को इस बार के बजट में अच्छी खासी रकम दी जा सकती है। इन योजनाओं के लिए आवंटन में वृद्धि वित्त वर्ष 2015-16 के संशोधित अनुमानों को ध्यान में रखकर की जाएगी। माना जा रहा है कि सरकार का इरादा ग्रामीण समस्याओं का एक बारगी निपटारा करना नहीं है, बल्कि वह लगातार सूखे से परेशान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना चाहती है। 2 महीने पहले केंद्र सरकार ने काफी विचार विमर्श के बाद गन्ना किसानों के बैंक खातों में सीधे तौर पर 4.50 रुपए प्रति क्विंटल की रकम स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। सरकार ने इसे उत्पादन प्रोत्साहन का नाम दिया, लेकिन इसे कई लोगों द्वारा एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए गन्ना उत्पादकों के बैंक खातों में सीधे तौर पर रकम स्थानांतरण से विश्व व्यापार संगठन की आलोचनाएं सामने नहीं आएंगी। साथ ही यह उन चीनी मिलों को खुश करने की भी पहल है जिससे 2015-16 के सीजन में उत्पादकों को काफी कम भुगतान करना पड़ेगा। इसके कुछ सप्ताह बाद महाराष्ट्र के कपास उत्पादक क्षेत्र से इस तरह की खबरें आना शुरू हो गईं कि केंद्र किसानों को कपास की बिक्री पर हुए नुकसान की प्रत्यक्ष रूप से भरपाई की दिशा में एक योजना पर काम कर रहा है। केंद्र सरकार ने कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य और मौजूदा बाजार भाव के बीच अंतर का भुगतान करने की योजना बनाई है और इसे अंतर मूल्य भुगतान करार दिया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड वायदा सौदों के निपटान के लिए प्राइस पूलिंग प्रणाली में अनियमितताओं को दूर करने के तरीके तलाश रहा है। भारत में हाजिर कृषि जिन्स बाजार असंगठित है और कारोबारी अलग अलग कीमतें तय करते हैं। जिन्स एक्सचेंजों ने देश भर की विभिन्न मंडियों में बड़े और भरोसेमंद कारोबारियों से बात कर एक मानक कीमत तय करने की भरपूर कोशिश की, जो बाजार में प्रचलित कीमतों के लगभग बराबर हो, जिसे पूलिंग का नाम दिया गया। ऐसी बेंचमार्क कीमतों का इस्तेमाल वायदा सौदों के निपटान के लिए भी किया जाता है, लेकिन माना जा रहा है कि सेबी ने इस मामलों को जिन्स बाजार पर बनाई गई अपनी आंतरिक समितियों को सौंप दिया है, ताकि एक बेहतर पारदर्शी प्रणाली विकसित की जा सके जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों से मेल खाती हो। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि फसल की पैदावार बढ़ाना, उत्पादन लागत कम करना, बेहतर विपणन की सुविधा उपलब्ध कराना और आधुनिक प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल वर्ष 2016 में सरकार की शीर्ष प्राथमिकता होगी। मंत्रालय ने घोषणा की कि सभी 585 थोक मंडियों को मार्च 2018 के अंत तक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया जाएगा और 50,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जिलावार सिंचाई योजना अगले वर्ष तक तैयार हो जाएगी। अभी तक कृषि क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा की गई पहल को रेखांकित करते हुए कृषि मंत्रालय ने कहा कि सरकार वित्त वर्ष 2015-16 में 5 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करेगी और बाकी 9 करोड़ किसानों को अगले वित्त वर्ष के अंत तक इसे दिया जाएगा। इस योजना के लिए आवंटित किए गए 568 करोड़ रुपए में से दिसंबर तक 109 करोड़ रुपए पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। पूर्वांचल की कालीन नगरी भदोही को वैश्विक पटल पर एक बार फिर से जगह दिलाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत कालीन निर्यातकों को भारत सरकार द्वारा बहुप्रतीक्षित सब्सिडी उपलब्ध कराई गई है, जिससे कालीन उद्योग से जुड़े निर्यातकों और बुनकरों को सीधे लाभ मिल सकेगा।
संसद सत्र समाप्त होने के बाद भदोही आए सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भदोही के विकास को बल मिल रहा है और ये प्रधानमंत्री की स्वर्णिम योजनाओं का भाग है। देश से पोल्ट्री उत्पादों के आयात से कुवैत द्वारा प्रतिबंध हटाए जाने के 2 महीने बाद हांगकांग ने भी भारतीय चिकन और अंडों के लिए अपने बाजार खोलने की घोषणा की है। इस घोषणा के साथ ही भारतीय निर्यातकों के लिए एक बड़ा अवसर खुल गया है। पोल्ट्री उत्पादों के लिए हांगकांग में 2 अरब डॉलर का बाजार है। अगर भारतीय निर्यातक वर्ष 2016-17 में इस बाजार का 10% हथियाने में भी कामयाब हो जाते हैं तो भारत का पोल्ट्री उत्पादों का निर्यात 3 गुना बढ़कर 30 करोड़ डॉलर हो जाएगा, जो वर्ष 2014-15 में 10.6 करोड़ डॉलर का था। वर्ष 2012 में कई केंद्रों पर बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद कई देशों ने भारत से पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। तिलहन की भारी किल्लत के कारण खाद्य तेल और खली का उत्पादन कम होने से परेशान घरेलू पेराई उद्योग ने सरकार से आग्रह किया है कि उद्योग पर आयात शुल्क वर्तमान 30% से घटाकर 5% किया जाए। जलवायु की प्रतिकूल स्थितियों और किसानों के बेहतर वैकल्पिक फसलों की तरफ रुझान बढ़ने के कारण भारत में तिलहन उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि फसल वर्ष 2014-15 में भारत का तिलहन उत्पादन करीब 19% घटकर 266.8 लाख टन रहा है, जो वर्ष 2010-11 में 328.4 लाख टन था। सरकार ने तिलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए कई पहल शुरू करने के बावजूद उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में कम नवोन्मेष और प्रतिकूल मौसम से फसल को नुकसान के कारण भारत में उत्पादन घटा है। सरकार ने जमाखोरों से जब्त की गई 1.12 लाख टन दालें खुदरा बाजार में उतारी हैं, जिसका मकसद बाजार में उपलब्धता में सुधार लाना और कीमतों पर अंकुश रखना है। सरकार के जमाखोरों के यहाँ भंडार को पकड़ने व उसे खुदरा बाजार में उतार देने सहित अनेक कदमों के कारण दालों की कीमत अक्टूबर महीने के 200 रुपए प्रति किलोग्राम तक के स्तर से घटकर फिलहाल 160 रुपए किलोग्राम पर आ गई है। कमजोर मानसून के कारण फसल वर्ष 2014-15 के दौरान दलहन उत्पादन में 20 लाख टन की कमी आने के बाद विशेषकर अरहर और उड़द जैसी प्रमुख दालों की कीमतें पिछले कुछ महीनों में निर्बाध रूप से बढ़ी हैं। बीते वर्ष की अप्रैल से अक्टूबर तक की अवधि में चाय की निर्यात मात्रा और कीमतों में तेजी का रुझान दर्ज किया गया है और ये अगले साल भी बरकरार रहने की संभावना है। पिछले वित्त वर्ष में निर्यात उद्योग की कुल आमदनी 15.20% यानी 685.45 करोड़ रुपए घटी थी। हालांकि चालू वित्त वर्ष में कुल निर्यात आमदनी 4.20% यानी 93.53 करोड़ रुपए बढ़ी है। भारतीय चाय बोर्ड के प्रारंभिक निर्यात आंकड़ों में अनुमान जताया गया है कि इस साल अप्रैल से अक्टूबर तक की अवधि में 2318.07 करोड़ रुपए की 11.92 करोड़ किलोग्राम चाय का निर्यात हुआ, जबकि वर्ष 2014-15 की इसी अवधि में 2224.54 करोड़ रुपए की 11.11 करोड़ किलोग्राम चाय का निर्यात हुआ। इंडियन टी एसोसिएशन और असम टी प्लांटर्स एसोसिएशन को उम्मीद है कि चाय की वैश्विक और घरेलू कीमतें अच्छी रहेंगी। कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के ताजा मंडी भावों की। गेहूं लखनऊ की मंडी में 1650 रुपए, कानपुर की मंडी में 1630 रुपए, कासगंज की मंडी में 1580 रुपए और जौनपुर की मंडी में 1620 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल लखनऊ की मंडी में 1900 रुपए, कानपुर में 2080 रुपए, कासगंज में 2000 रुपए और जौनपुर में 1950 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अरहर लखनऊ में 8150 रुपए, कानपुर में 8000 रुपए, कासगंज में 8200 रुपए और जौनपुर में 7960 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुड़ लखनऊ में 3100 रुपए, कानपुर में 3240 रुपए, कासगंज में 3150 रुपए और जौनपुर में 3150 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर लखनऊ में 1500 रुपए, कानपुर में 1660 रुपए, कासगंज में 1550 रुपए
और जौनपुर में 1610 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्याज लखनऊ में 1600 रुपए, कानपुर में 1830 रुपए, कासगंज में 1690 रुपए और जौनपुर में 1720 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों, रबी फसलों में गेहूं का प्रमुख स्थान है और गेहूं के खेतों में कई बार अनचाहे मेहमान यानी खरपतवार उगाते हैं, जिससे हमारी पैदावार बहुत कुछ प्रभावित होती है, बहुत नुकसान हो जाता है। तो गेहूं के फसल में खरपतवारों का हम कैसे वैज्ञानिक ढंग से नियंत्रण करें, इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कृष्ण मोहन सिंह, शस्य वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र उन्नाव से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि गेहूं में कौन कौन से खरपतवार ऐसे हैं जो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। गेहूं में सामान्य से 2 प्रकार के खरपतवार होते हैं, एक तो चौड़ी पत्ती वाले, दूसरे जो है सकरी पत्ती वाले। जी। सकरी पत्ती वालों में मुख्यतः आपका जो खरपतवार है गेहूं का मामा, ये सबसे ज्यादा गेहूं में नुकसान पहुंचाता है। और उसके बाद है जंगली जई। जी। 2 प्रमुख खरपतवार है। और चौड़ी पत्ती वाले में जैसे बथुआ है, सेंजी है, कृष्णनील है, अकर्रा है, अकर्री है, चटरी है, मटरी है। इसके साथ साथ हिरनखुरी, जंगली गाजर एवं जंगली पालक, ये प्रमुख रूप से खरपतवार है, जिसकी वजह से गेहूं में
कभी कभी 20% से लेकर के 80% तक उत्पादकता में कमी पाई जाती है। जी, कहने का मतलब है किसान भाइयों कि अगर गेहूं की फसल में हम खरपतवार प्रबंधन नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हमें बहुत नुकसान होगा। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि 2 तरह के खरपतवार होते हैं, एक चौड़ी पत्ती और एक सकरी पत्ती। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अगर किसान के खेत में सकरी पत्ती का खरपतवार, जैसे आपने बताया गेहूं का मामा, जंगली जई या गुल्ली डंडा जिसको कहते हैं, तो इसको कैसे नियंत्रित करें? इसको नियंत्रित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि पहले जो है पानी 20 से 25 दिन 20-22 दिन वाला जो पानी वो किसान भाई लगा दें। जैसे ही आपके खेत में नमी आ जाए, पैर सहने लायक नमी आ जाए, ओट आ जाए और 2 से 3 पत्ती का अगर आपका खरपतवार है तो उस समय आइसोप्रोटोन 75% SWP का घोल बना करके 500 ग्राम मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है सकरी पत्ती वाले के लिए, और इसका स्प्रे कर दें और ये करीब 200 लीटर पानी में आप स्प्रे करें। दूसरा ये है कि अगर आपका 30 से 35 दिन का है खेत हो गया है और आपकी नमी आई है, नमी आने में टाइम 30 से 35 दिन हुआ, उस समय सल्फोसल्फ्यूरान के नाम से खरपतवार नाशी आता है जो 13.5 ग्राम मात्रा होती है। उसको 10 लीटर पानी में पहले स्टॉक सॉल्यूशन बना लें। उसके बाद हर टैंक में आप जो है 1/3 भाग पहले पानी भरें, फिर एक अपना जो है स्टॉक सॉल्यूशन डालें, फिर उसके बाद पूरी टंकी भर करके आप इसका स्प्रे कर दें। स्प्रे करते समय ये ध्यान रखें कि जो है फ्लैट फैन बूम नोजल्स का ही प्रयोग करें, तभी अच्छा होता है। यदि किसान भाइयों का 40 से 45 दिन का खेत हो गया, ज्यादा देर हो चुकी है और फ्लैश माइनर की उम्र में यानी 5 से 6 पत्ती वाला हो गया है, उस समय जो है आप जो है क्लोडिनाफॉप प्रोपेजाइल का प्रयोग करें। तो ये इसकी 20 ग्राम की एक पुड़िया होती है, एक टैंक में एक पुड़िया डाल करके, और इस प्रकार से 8 टैंक प्रयोग किए जाते हैं और 8 टैंक को आप स्प्रे कर दें तो आपका खरपतवार नियंत्रित होगा। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से? प्रति एकड़ के हिसाब। यदि आपका 40 दिन से ऊपर का खेत हो गया है और आपके खेत में फंगस माइनर का अटैक है, वो कंट्रोल नहीं हुआ है, तो उस समय फिनोक्साप्रॉप पी इथाइल के नाम से आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। वो 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको प्रयोग करना है और इसमें भी 10 टंकी के आसपास आप। लेकिन जब हमारा 40 दिन या 35 दिन से ऊपर खेत हो जाता है तो उस समय हमारी कल्ले फूलने की अवस्था निकल चुकी होती है। तो किसान भाई कोशिश ये करें कि 35 दिन पर जो हमारा खरपतवार नियंत्रण का समय है उस समय करेंगे तो आपको अधिक उत्पादन मिलेगा और कम नुकसान आपका होगा। डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि अगर हम सही समय पर नियंत्रण कर लेते हैं तो गेहूं की बढ़वार के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है और पैदावार अच्छी होती है। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई सकरी पत्ती वाले खरों की। अब चौड़ी पत्ती के जो खर हैं वो क्या है, उनको कैसे नियंत्रित करेंगे? उनको जैसे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है, आपका बथुआ है, चटरी मटरी है, अकर्रा है, आपकी हिरनखुरी है, ये ऐसे खरपतवार हैं जिनकी वजह से आपके खेत का उत्पादन करीब 20 से लेकर के 40% 50% तक नुकसान होता है। इनके नियंत्रण करने के लिए 2,4-D सोडियम साल्ट आता है, लेकिन 2,4-D सोडियम साल्ट जो है आपको 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। एक 2,4-D अमीन एस्टायर करके आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, उसकी 500 ml प्रयोग करना है और प्रति एकड़ ही प्रयोग करना है। और इसमें क्या होता है, कभी कभी किसान भाई इसकी ज्यादा मात्रा प्रयोग कर लेते हैं तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार तो मर जाते हैं, लेकिन जिस समय आपके खेत में बाली निकलती है तो बाली टेढ़ी निकलती है जिससे क्रॉकिंग आ जाता है। तो इसलिए इसकी मात्रा जो है जो रिकमेंडेड है, जो संतुलित की गई मात्रा उतनी ही प्रयोग करें। इसके अलावा आपका है मेट सल्फ्यूरान मिथाइल, ये बहुत अच्छा केमिकल है, ये 8 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको प्रयोग करना है और ये लगभग 25 से 30 दिन की जब आपकी फसल हो चुकी होती है उस समय जो है 10 टंकी घोल बना करके आप इसका स्प्रे करें। लेकिन इसमें किसान भाइयों को थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। जब हम मेट सल्फ्यूरान मिथाइल का स्प्रे करते हैं तो हमारा खरपतवार तुरंत नहीं मरता, 8 से 10 दिन बाद इसकी क्रिया शुरू होती है। उसके बाद देखते हैं सारे जितने चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं सारे के सारे मर जाते हैं। कभी कभी मकोई की समस्या आती है, मकोई इससे नहीं मरता है, पूर्व में बताया गया खरपतवार नाशियों से। उसके लिए कार्फेंटाजोल 20 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना होता है, तो उससे जो है आपका सारा जो जितने भी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं सारे के सारे मर जाते हैं। जी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार हैं उनका हम नियंत्रण कर लेते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि क्या सावधानी रखें जब हम खरपतवार नाशी प्रयोग कर रहे हैं, तो कौन सी चीजें अपनाएं जिससे ज्यादा लाभकारी हो और फसल को नुकसान कम हो? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे खरपतवार नाशी का हमें प्रयोग करना है
उससे पूर्व हमें खेत में पानी लगा देना चाहिए। पर्याप्त नमी हो, पर्याप्त नमी होने की दशा में ही प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई क्या करते हैं, कभी कभी खरपतवार नाशी का प्रयोग कर दिया, बाद में आप सिंचाई लगा देते। कम से कम 1 हफ्ते तक खेत में सिंचाई न करें। दूसरा, खरपतवार नाशी प्रयोग करते समय फ्लैट फैन बूम नोजल्स का प्रयोग करें। होलोकोन या कट नोजल्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फ्लैट फैन बूम नोजल्स में क्या होता है, एक वी आकृति की आपकी स्प्रे निकलता है, तो इसमें समान मात्रा में और जितने साइज के हमें डिजल्स चाहिए, फुहार चाहिए, उतने साइज का हमें डिजल्स एंड फुहार मिलते हैं, जिससे हमारे खेत में समान रूप से फैलता है। और बूम नोजल इसलिए होता है कि 1.5 मीटर की पट्टी हम लेके चलते हैं, जिग जैग नहीं चलते तो हमारे कहीं खेत छूटता नहीं है। दूसरा, जब हम जिस पट्टी को लेके जा रहे हैं तुरंत उसी पट्टी के सहारे लौट के आ रहे हैं, तो 1 से 1.25 फीट की दूसरी पहले वाली पट्टी पे चढ़ा के लेके आए, जिससे समान सांद्रता आपके खेत में हो जाएगी, तो आपके खरपतवार मर जाएंगे। और कभी कभी किसान भाई क्या करते हैं, एक ही जगह बार बार कई बार स्प्रे कर देते हैं, उससे क्या होता है, आपकी खरपतवार तो मर जाते मगर आपकी गेहूं की फसल भी जलने की संभावना रहती है। तो ऐसी कभी क्रिया नहीं करनी चाहिए। तीसरा, जब तेज हवाएं चल रही होती हैं उस समय खरपतवार नाशी का प्रयोग न करें और हवा के विपरीत दिशा में प्रयोग न करें। ये सब चीजों का ध्यान रखें। दूसरा, एक और महत्वपूर्ण विषय है खरपतवार नाशी प्रयोग करने स्पेशली गेहूं के लिए, कि जिस समय आपके खेत में ओस है, ड्यू जिसे कहते हैं, सुबह की ओस होती है, उस समय खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम उस समय खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं तो हमारी जो खरपतवार नाशी की सांद्रता है बहुत कम रह जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर ओस होगी, पहले से पानी पड़ा होगा, तो उसकी जो मात्रा हमारी बढ़ा के डालें या वो घुल के नीचे जमीन में चली जाएगी, तो जो हमारी खरपतवार नाशी की जो दक्षता है वो कम हो जाती है। इन सब चीजों का ध्यान रखें, तभी हम जो है अच्छा सा लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि जो छोटी छोटी बातें हैं, अगर इनका हम ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से हमें अच्छा लाभ प्राप्त होगा, हमारा खेत खरपतवार से मुक्त होगा। डॉक्टर साहब, एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जो हर चीज में किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए कि किसान को कोई नुकसान न पहुंचे खरपतवार नाशी डालते समय? ये तो विशेष महत्वपूर्ण है। जब भी हम कोई भी पेस्टिसाइड्स यानी खरपतवार नाशी हो, कीटनाशी हो या फफूंद नाशी हो प्रयोग करने जा रहे हैं, सबसे पहले हमको ग्लव्स पहनने चाहिए, मुंह पे मास्क लगाना चाहिए और फुल आस्तीन के कपड़े पहनने चाहिए, पूरे कपड़े पहनने चाहिए। और नीचे अगर जूता पहन रहे हैं तो बड़े हाइट वाले होते हैं, लंबे जूते जो होते हैं, लंबे जूते उनको पहनना चाहिए। साथ ही साथ किसान भाइयों को जिस समय आप दवा का प्रयोग कर रहे हैं या खरपतवार नाशी का प्रयोग कर रहे हैं, उस दौरान धूम्रपान कदाप न करें। कई बार होता है लोग बीच में तंबाकू लगाने लगते हैं, तो वो उसका प्रभाव आपके शरीर पर जाता है, जो आपको जहरीला शरीर कर देता है, कभी कभी गैस खा करके आपको मृत्यु तक हो जाती है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक और बात आती है कि कई बार ऐसा होता है कि हमने खरपतवार नाशी प्रयोग किया या कीटनाशी प्रयोग किया और उसके अगल बगल में हमारे चारे का खेत है, तो उसमें क्या सावधानी रखें? कई बार पशुओं को भी नुकसान हो सकता है इस तरीके से, तो क्या ध्यान रखें कि चारे से पशुओं को नुकसान न हो? और आपने इस किसानों की सुरक्षा लिए तो बताया ही। हाँ, ये विशेष बात है। जैसे हमें चारे वाली फसलें उगाई हुई हैं और हम खरपतवार नाशी का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें यह है कि 4 से 5 दिन तक उस फसल, अगर आपने बगल में गेहूं की फसल लगाई हो, बगल में ही चारे वाली फसल है, जो कि ड्रिफ्ट उसकी उड़ के जाती है, हवा के जाती है, तो उस साइड कम से कम 1 हफ्ते तक आपने पशुओं को चारा ना खिलाएं। जी। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को गेहूं में कैसे खरपतवार नियंत्रण करें इसके लिए इतनी बढ़िया जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम के माध्यम से आपने जानकारी ली कि किस तरह से हम समय से अगर गेहूं में खरपतवार नियंत्रण कर लेते हैं तो हमें अच्छा लाभ प्राप्त होता है, हमारी उपज अच्छी होती है। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। दीजिए अनुमति। नमस्कार।